नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका टेस्ट नेहा में। हम करंट डेट के प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं और आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जो मॉक टेस्ट है वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मॉक टेस्ट है। तो उसमें 30 क्वेश्चन है और 30 मार्क्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक वह बालक जिनकी व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, या फिर कोई नहीं। तो समस्यात्मक बालक बताने हैं कौन से होते हैं। तो समस्यात्मक बालक भी होते हैं वह बालक जिनके व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, तो वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा ही क्रोध करने वाले बालक, ईर्ष्या करने बालक, जो चोरी करने वाले बालक, ठीक है, ऐसे ज़्यादा स्कूल नहीं आने वाले, स्कूल से भाग जाने वाले, इस प्रकार से। सृजनात्मकता की शिक्षा में उपयोगिता नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम में दी गई नई नई क्रियाओं को समझने में सृजनात्मकता मदद करती है। सृजनात्मकता से सृजनात्मक विचार विकसित होते हैं जिसकी अभिव्यक्ति मौलिकता तार्किक, मुख्य व लिखित रूप में व्यक्त होती है। थर्ड ऑप्शन है, सृजनात्मकता के कारण बालक की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है या फिर इससे बालक अभिसारी चिंतन कर पाता है। तो आपको कौन सी उपयोगिता है वो सृजनात्मकता की शिक्षा में नहीं है वो बतानी है। तो पहला जो ऑप्शन है कि नई नई क्रियाओं को समझने में सृजनात्मकता जो है मदद करता है, और दो ऑप्शन फर्स्ट सही है। सेकंड जो है, सृजनात्मकता में सृजनात्मक विचार विकसित होते हैं, कोर्स होते हैं जिसमें मूल विचार होते हैं, किसी की कॉपी नहीं होती है। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि बालक अपनी अभिव्यक्ति में स्पष्टता आती है इससे। और लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें सृजनात्मकता के कारण बच्चा जो है अभिसारी चिंतन नहीं करता है, ये अपसारी चिंतन को जो है बताता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि ये उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का सीखने का महत्व नहीं है। तो अभिप्रेरणा से जो सीखने का कौन सा महत्व इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है, अभिप्रेरण व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है। अभिप्रेरणा व्यवहार में शक्ति का संचार करती है, ध्यान केंद्रित करने में असहायक है, रुचि विकसित करने में सहायक है। तो अभिप्रेरणा सीखने का क्या महत्व नहीं है सीखने में, तो उसका आंसर बताना है। तो अभिप्रेरणा जो है व्यवहार का पथ प्रदर्शन करने में सहायता करती है, कि एक रास्ता प्रदान करती है कि इस रास्ते से जाना है, कि एक बता देती है, अपना गोल जो है निश्चित हो जाता है इससे। एक है, अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार में शक्ति का संचार होता है, इससे जो है थोड़ी पावर भी मिलती है किसी भी काम को करने से, अभिप्रेरणा मिलने से, मोटिवेशन मिलने से। और जो फोर्थ ऑप्शन है, रुचि का विकास करने में भी सहायक है। अगर किसी चीज़ में अभिप्रेरणा मिलती है तो रुचि भी जो है विकसित हो जाती है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है कि ध्यान केंद्रित करने में असहायक है, तो ऐसा नहीं है। अभिप्रेरणा के कारण जो है तो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन है वो इसका महत्व नहीं है। सॉरी, थर्ड ऑप्शन जो है। रूसो की विशेषताओं के बारे में, रूसो नहीं है, रुचियों की विशेषताएं हैं। तो इसमें रुचियों की विशेषताओं के बारे में सत्य नहीं है वो बताना है। रुचियाँ जन्मजात होती है, रुचि सीखने में सहायक होती है, रुचि व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बदलती है, यह परिवर्तनशील है, रुचियाँ लिंग व आयु के अनुसार भिन्न होती है। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है अपरिवर्तनशील है। ठीक है। तो रुचियाँ जो है जन्मजात और अर्जित दो प्रकार की होती है। तो पहला जो है, रुचियाँ जन्मजात होती है, ये भी सही है। सेकंड है, रुचियाँ सीखने में सहायक होती है, सही है। रुचियाँ लिंग व आयु के अनुसार भिन्न होती है, सही है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, रुचि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं बदलती है, यह अपरिवर्तनशील है, यहाँ पे अपरिवर्तन, तो ये गलत है। रुचियाँ जो है बदलती रहती है, कि कभी किसी को क्या पसंद होता है, बाद में कुछ और है। ठीक है, कभी जो है किसी ने 11th क्लास में जाके जो है साइंस ले ली, लेकिन बाद में कोई बीए कर रहे हैं, इस तरह का हो सकता है। या फिर और सभी चीज़ों में जो रुचियाँ है वो ऐसा नहीं है कि बस एक ही रहेगी, बदलती भी रहती है। तो ये जो
थर्ड ऑप्शन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है सीखने में रुचि बनाए रखने के उपाय है उद्देश्य की स्पष्टता से, उपयुक्त विधि से, विषय वस्तु की उपयोगिता से या सभी से। तो सीखने में रुचि बनाए रखने के उपाय जो हैं वो तीनों ही हैं। अगर उद्देश्य स्पष्ट होगा तो रुचि ज़रूर जागृत होती है। अगर उद्देश्य ही नहीं हो, अगर आपको पता ही नहीं हो आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आप एंटिटी के लिए पढ़ रहे हैं, ये यूं ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एंटिटी टीचर अपन को बनाएगी, तो वो इसलिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको उद्देश्य है वो स्पष्ट है। उपयुक्त विधि आपको जो भी आपने सोर्सेज से पढ़ा है वो चीज़ है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की क्या उपयोगिता है, जो आपने सिलेबस पढ़ रहे हैं वो किस लिए उपयोगी है, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी जो रुचि जो उसमें विकसित हो जाती है, तो आप इस तरह से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। परिभाषा किसने दी है, वुडवर्थ, ब्रूनर, स्किनर या आसुबेल। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है। तो ये जो बात कही है वो कही है स्किनर ने, तो आप इसको याद कर रख सकते हैं। जैसे स्किन, तो इससे स्किनर से निकल रहा है स्किन। ठीक है, तो जो स्किन होती है वो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सेम ही रहती है स्किन। कोई चेंजेस आता नहीं है कि स्किन जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो क्या है, स्किन जो है समायोजित कर लेती है अपने आप को। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि जहाँ समायोजन की बात होगी सीखने को लेकर, तो वो कौन कहेगा, ये बात स्किनर कहेगा। तो आप थोड़े बहुत कीवर्ड्स जो हैं ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट है ECCE का पूरा नाम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली केयर कमिटी एंड एजुकेशन, अर्ली केयर चाइल्डहुड एजुकेशन। तो इसका तो पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट जो फॉर्म है वो इसकी पूरा नाम है। नेक्स्ट है जन्मदिन मनाना, त्यौहार मनाना, राष्ट्रीय पर्व मनाना, सांस्कृतिक पर्व मनाना आदि गतिविधियां किस प्रकार के विकास में सहायक है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या संवेगात्मक विकास। तो इसका आंसर बताएं कि ये किस प्रकार के जो है विकास में सहायक है। तो जन्मदिन मनाना, त्यौहार मनाना, ये सभी समाज से संबंधित है। जन्मदिन बनाएंगे तो आसपास के लोग आएंगे, उसके फ्रेंड्स भी आएंगे, तो ये क्या है, समाज से संबंधित प्रक्रियाएं हैं। त्यौहार भी समाज के अंतर्गत रह के ही मनाया जा सकता है, तो ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। ICDS योजना अंतर्गत बच्चे के डैश विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एकल आयाम, सर्वांगीण, केवल शारीरिक, केवल मानसिक। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है योजना, इसके तहत जो है बच्चे के ना कि एकल आयाम, ना ही केवल शारीरिक मानसिक, सर्वांगीण विकास को लेकर कि शारीरिक मानसिक संज्ञानात्मक सभी चीज़ इसमें शामिल होगी। तो यहाँ पे सर्वांगीण जो है फिल किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है ICDS की 6 सेवाओं के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कंधों पर कौन कौन से काम आते हैं। पोषण आहार की वितरण तथा टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच संदर्भ सेवाएं, पोषण या स्वास्थ्य विकास, और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा या सभी। तो पोषण तथा जो है स्वास्थ्य विकास है इसमें। तो ICDS के तहत जो 6 सेवाएं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कंधों पर आती है, तो वो जो चारों ऑप्शन में है वो चारों 6 सेवाएं ही इनमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के विकास उन्मुखीकरण क्रम की निम्नलिखित विशेषताएं नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कार्यक्रम बच्चों की मातृभाषा तथा घर में बोले जाने वाली भाषा में क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा की मांग ज़्यादा होने पर उसका शुरुआती ज्ञान भी दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्यक्रम का संतुलित होना विकास मुख्य कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें से सभी विकासात्मक क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक, रचनात्मक, भाषा के विकास के लिए कला का समन्वय होता है, क्रिया का समन्वय होता है।
नेक्स्ट जो है वो है विकास उन्मुखी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग समावेश शिक्षा है। यह बच्चों की विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तथा विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार कार्यक्रम में समायोजन पैदा करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विकास उन्मुखीकरण की विशेषता यह है कि यहाँ खेल विधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, केवल बच्चों की पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ें, इसके बाद आंसर दें। तो मैंने इतना जो बड़े बड़े ऑप्शन रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप इन जो बाकी ऑप्शन जो बच जाएंगे एक हटने के बाद, तो वो सारे इसी के अंदर जो है इंक्लूड होंगे। विकास उन्मुखीकरण क्रम के अंदर ये सारी विशेषताएं हो जाएगी। तो नहीं है तो क्या नहीं है? पहला जो ऑप्शन है कि जो मातृभाषा के अंदर ही ज्ञान दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान का होगा तो उसको मराठी सिखा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि जो अंग्रेजी भाषा का शुरुआती ज्ञान सिखाया जाता है जैसे ABCD वगैरह। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है इसमें जो सभी विकासात्मक क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, भावनात्मक सभी का ध्यान रखा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन है विकास उन्मुखी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है जहाँ पे समावेशी शिक्षा होती है, सभी बच्चों को साथ में मिलकर पढ़ाया जाता है, चाहे विशिष्ट हो चाहे सामान्य हो। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है विकास उन्मुखीकरण की विशेषता ये है कि खेल विधियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। विकास उन्मुखी प्रक्रिया वही होगी, चाहे से और स्कूल भी होगी, जहाँ पे जो खेल विधियों के द्वारा सिखाया जाता है, ना कि सीधा पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4। तो ये विशेषता जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है संतुलन के साथ खड़ा होना, सीधे रास्ते पर दौड़ना, तेज या धीमी गति से आगे पीछे की तरफ दौड़ना, दोनों पैरों पर एक साथ बार बार कूदना आदि, ये किस प्रकार का गत्यात्मक विकास है? सूक्ष्म गत्यात्मक विकास, स्थूल गत्यात्मक विकास, दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर बताएं आप, क्या होगा? तो जहाँ खड़े होने की बात की जा रही है तो और सीधे रास्ते पर चलना, तो ये संबंधित है स्थूल गत्यात्मक विकास में, ना कि इसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग हो रहा है जैसे उंगलियों का, इनका उपयोग नहीं हो रहा है इनमें जो। तो इसमें जो है स्थूल मांसपेशियों का ज़्यादा उपयोग होता है जैसे हाथों पैरों का, इनका। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा स्थूल गत्यात्मक विकास से संबंधित है ये। उसके बाद है ठंडा गर्म समझना, गर्मी सर्दियों बरसात के बारे में जानना, अपने आसपास चलने वाले आवागमनों के साधनों के नाम बताना, जानवर उनके बच्चों को पहचान कर उनका नाम बताना इत्यादि से कौन से विकास का पता चलता है? शारीरिक विकास, भौतिक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास? तो जैसे ठंडा गर्म का पता चला, उसको ने जैसे भी कोई ठंडी चीज़ को टच किया, उसने जो त्वचा से जो है, स्किन से जो है उसको पता चला कि जो है ठंडा है गर्म है, उसके सेंसेस से पता चल रहा है उसको, तो ये किस में चल जाएगा? संज्ञानात्मक से। गर्मी सर्दियों का भी अपन देख के, अनुभव करके और फील करके ही बता सकते हैं। अपने आसपास के जो कुछ भी चीज़ें हैं वातावरण की, उन सभी का नाम बता पाना, ये सभी संबंधित है संज्ञानात्मकता से, क्योंकि इनमें जो अपने जो सेंसेस है उनका इस्तेमाल करते हैं, जो ज्ञानेंद्रिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है अवलोकन, वर्गीकरण, तर्क एवं समस्या समाधान संबंधित है डैश से, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो ये सब किससे संबंधित है, कौन से विकास से? तो इसका आंसर बताना है आपको। तो अवलोकन, वर्गीकरण, समस्या समाधान जो संबंधित है वो है संज्ञानात्मक विकास से। नेक्स्ट है बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक तैयारी किस प्रकार विकसित की जा सकती है? बच्चों को तैयार किया जाए कि वह अपने वस्त्र खुद पहने एवं खुद स्वयं उतार सकें। बच्चे को नियम पालन करना सिखाना, बच्चे को सिखाना कि अपने टिफ़िन बंद करना, पेंसिल बॉक्स खोलना इत्यादि, या फिर सभी? तो ऐसा तो है नहीं बच्चों को बोल देंगे कि तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है, जाओ कमा के लाओ या फिर कोई जॉब करो, ऐसा तो होगा नहीं कि उससे जो है बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से ही जो अपने ऊपर जो आत्मनिर्भर बन सके, अपना खुद का काम खुद कर सके और जो है समाज के लिए कुछ कर सके, कि ज़रूरी नहीं है कि सारे काम वह दूसरों से बनाए।
और जो है खेलने में सभी में पार्टिसिपेट करे, तो ये सारी सामाजिक क्रियाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नियमों का पालन करेगा तो ऑब्वियसली जो है सामाजिक बन जाएगा। नेक्स्ट है सालापूर्व गणित की तैयारी से तात्पर्य है अंकों की प्रारंभिक पहचान कर सके, दायां बायां उल्टा सीधा आगे पीछे की दिशा का ज्ञान हो जाए, रुपये पैसों का ज्ञान हो सके, लगभग 20 तक की वस्तु को गिन सके सभी से। तो सालापूर्व गणित की तैयारी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा तो है नहीं वो नर्सरी में आएगा और उसको मैथमेटिशियन बना दिया जाएगा या 10th क्लास की जो है बुक दे दी जाए सोल्व करने के लिए। उसको है जो नॉर्मल की अपने आसपास की चीज़ों के बारे में वो जान सके, जैसे कुछ वो चॉकलेट वगैरह खरीद के भी खा सके, तो इस तरह से है। तो अंकों की प्रारंभिक पहचान कर सके कि हाँ ये 1 है 2 है 3 है 1 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद है दायां बायां लेफ्ट राइट उल्टा सीधा इन सभी को पहचान सके। उसके बाद जो है रुपयों पैसों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो कि 10 का नोट पहचान सके 20 का नोट, और जो है 20 तक की वस्तु को गिन सके, और सभी से इसका आंसर हो जाएगा सभी। बुद्धि का द्विकारक 2 है, मतलब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने, थ्रस्टर ने, स्पीयरमैन ने, डेनियल गोलमैन ने। तो इसका आंसर बताएं आप। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो दिया है स्पीयरमैन ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने बाद में जाके जो है एक कारक और ऐड कर दिया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है कि ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि द्विकारक सिद्धांत है, जो फेमस हुए थे ये इस नाम से कि द्विकारक सिद्धांत जो है, तो इससे है कि स्पीयरमैन से। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड या जॉनसन। तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत दिया है वो दिया है थॉर्नडाइक ने। कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा आशावादी बने, कि वह असफलता में भी सफलता खोजे? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधित सिद्धांत या अनुकूलित अनुबंधित सिद्धांत। तो इसका आंसर बताना है। तो ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो इसमें ये है कि जहाँ बिल्ली को कहीं आसपास में ये नहीं लगता था कि जो है मैं लीवर जो है दबा लूँगी और जो है वो मछली खा लूँगी, तो इसमें ये बताता है कि जितनी ज़्यादा वो अनुक्रियाएँ करती है उन अनुक्रियाओं से सीखती है। तो ये चीज़ें हैं कि असफलता में भी सफलता खोजना, तो ये जो सिखाता है वो सिखाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और जो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो सेम ही नाम है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेकंड। लेकिन जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो ये सिखाता है कि समस्या का समाधान कैसे करना है। इसका जो इम्पोर्टेंट जो व्यू है वो यही है। इसके बाद है 3 वर्ष का बालक कुछ आत्मनिर्भर होने के साथ अपनी अनेक शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने लगता है, जैसे पानी पीना, बाल बनाना आदि। धीरे धीरे बालक में स्वयं भोजन करना, स्वयं वस्त्र धारण करना, बालों को संवारना, लिखना, चित्रकारी, दत्तकार्य आदि को वह किस प्रकार का कौशल के अंतर्गत आता है? तो पैरों के कौशल, मानसिक कौशल, हस्त कौशल विकास, या कोई नहीं। तो किस प्रकार का कौशल होगा कि बच्चा जो है इस तरह के सारे काम कर लेगा, पानी पीना, कपड़ा निकालना, इस तरह से। तो इसका आंसर बताएं आप। तो ये जो सभी काम है कि बाल बना रहा है बच्चा, पानी का गिलास खुद पकड़ के ये सब काम कर रहा है, तो ये सब जो काम हो रहे हैं वो एक हस्त कौशल से संबंधित है। बच्चा अपने हाथों का जो है प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जो संबंधित होगा हस्त कौशल विकास से। तो ये एक स्पेसिफिकली आपके टॉपिक दे रखा है हस्त कौशल विकास, तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। बच्चा चलना, बोलना और लगाव जोड़ना, खुशी पाना सीखता है, खेलना, संवाद करना पसंद होता है, या आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति जिज्ञासा दिखाता है, या फिर सभी। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की खास विशेषताएं बतानी है कि कौन कौन सी हो सकती है, इसका आंसर बताना है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, इसमें बच्चा जो है चलना बोलना सीखता है, लगाव जोड़ना, ये मेरी मम्मी है, पापा है, ये दादा है, इस तरह से, और खुशी पाना सीखता है। उसके बाद है खेलना पसंद होता है, संवाद करना, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने पसंद होते हैं उनको, और आसपास की घटनाओं के बारे में जिज्ञासा कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो इस तरह के प्रश्न वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इसका आंसर जाएगा 4। उसके बाद है विकास को मापा जा सकता है, हाँ नहीं, वृद्धि को मापा जा सकता है, सभी। तो इसका आंसर बताना है कि क्या विकास को मापा जा सकता है, तो इसका प्रॉपर आपको आंसर देना है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, ये बताना है।
तो विकास को जो मापा जा सकता है तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, विकास को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि यहाँ पे जो वृद्धि की बात नहीं की जा रही है, ओनली विकास की जा रही है, तो सीधा अपना आंसर देंगे नहीं। नेक्स्ट है, बिना सहारे खड़ा हो सकता है, वस्तुओं को उठाने लगता है, किसी के जाने पर टाटा बाय बाय करता है, 6 माह का बच्चा, 1 वर्ष का, 7 माह का, या कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है। तो बिना सहारे खड़ा हो सकता है, वस्तुओं को उठाने लगता है, तो जो ये कर सकता है, ये कर सकता है 1 वर्ष का बच्चा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक उत्प्रेरण की अनिवार्यता है, तो मैंने तो इसमें थोड़े बड़े ऑप्शन रखे हैं ताकि आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो उत्प्रेरण के बारे में। प्रारंभिक उत्प्रेरण जो है तो इसलिए है। तो पहला ऑप्शन है, प्यार तथा दुलार किसी भी उत्प्रेरण गतिविधि की नींव है। वयस्क तथा बच्चे के बीच, वयस्क तथा है वयस्क और बच्चे के बीच प्यार व स्नेह, मतलब वयस्क कौन हो सकता है, माता पिता या उससे बड़े, प्यार व स्नेह का रास्ता उत्प्रेरण को सार्थक बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। संवेदनात्मक अनुभव प्रदान करना भी महत्व रखता है, क्योंकि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को अपनी इंद्रियों 5 इंद्रियों के द्वारा ही करता है। नेक्स्ट है, सारी गतिविधियों का अन्वेषक आवश्यक है, क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के साथ छेड़खानी व जोड़ तोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। ये सारी गतिविधियाँ शरीर में मांसपेशियों के साथ मस्तिष्क को भी उत्प्रेरित करती है, फिर सभी। तो इसका आंसर बताना है, प्रारंभिक उत्प्रेरण क्या है, इसकी अनिवार्यताएं क्या क्या है। तो प्रारंभिक उत्प्रेरण जो चीज़ है वो ये है कि बच्चा कुछ भी सीख के जाए, ज़रूरी नहीं है कि कोई सीधा किताब से ज्ञान ले। कुछ भी सीखने के लिए जब वो तैयार होता है तो उसको ऐसा वातावरण प्रोवाइड किया जाए कि बच्चा जो अपने आप ही उसमें ढल जाए। जैसे बच्चे को अगर शुरू से ही प्यार दुलार नहीं दिया जाएगा तो ये एक सही नहीं होगा, बच्चे का विकास जो है प्रॉपर ढंग से नहीं होगा, तो ना ही उसका जो है। और अगर जैसे अनुभव प्रदान किया जा रहा है बच्चों को, उसकी जो इंद्रियों से अपना अनुभव ले रहा है आसपास के वातावरण का, अगर उसको ऐसा माहौल नहीं दिया जाएगा, ठंडा गर्म उसने देखा नहीं होगा, तो वो कैसे जो है एक उस वातावरण में ढल पाएगा। तो ये भी एक प्रकार का वातावरण प्रदान करना उत्प्रेरणा के संबंधित ही है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो राइट है। तो आप अच्छे से पढ़ के इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो भी इसमें सम्मिलित हैं वो सारे उत्प्रेरण की अनिवार्यताएं हैं। तो जैसे आपका एक प्रश्न भी आ रखा है लास्ट ईयर कि जो आंखों में आंखें डालकर बच्चे के सामने मुस्कुराना, ये किस प्रकार का उदाहरण है। तो उसका आंसर था कि प्रारंभिक उत्प्रेरणा का। तो ये उस तरह का प्रश्न है। उसके बाद है, डैश द्वारा बच्चों को ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जो उसके संपूर्ण विकास को प्रोत्साहन दे। इसमें वह सभी गतिविधियां व खेल शामिल किए जाते हैं जो उसे समेकित विकास, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं भाषा के विकास में सहायक हो। इन गतिविधियों तथा अनुभवों को बच्चों की परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रारंभिक सांत्वना, चेतना, प्रारंभिक उत्प्रेरण या ज्ञानोदय। तो इसका आंसर बताएं। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा ये है प्रारंभिक उत्प्रेरण। इसमें बात की जा रही है कि संपूर्ण विकास के लिए जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैसे गतिविधियों शामिल होने के लिए जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो संबंधित है वो प्रारंभिक उत्प्रेरण से संबंधित है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अगर आपने दोनों क्लियर कर लिए तो आपको प्रारंभिक उत्प्रेरणा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है, इनमें से कौन सी बच्चों के लिए सहज गतिविधि है। विषय वस्तु को रटना, खेलना बच्चों में कोई सहज गतिविधियां नहीं होती है, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं आप। तो इसमें जो बात की गई है सहज गतिविधियाँ की, सहज गतिविधियाँ ऐसी होती है कि बच्चों को अगर किसी काम के लिए नहीं भी कहा जाए तो भी वो उस चीज़ के लिए तैयार रहे, कि मतलब उनमें खुद में जन्म से ही ऐसा कुछ होता है कि वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे खेलना है, तो खेलना जो है एक सहज गतिविधि है। इसमें बच्चे को कोई स्पेशल जो है एक मोटिवेट नहीं करना होता है, जाओ बेटा खेलो, वो अपने आप ही जो है खेलने में जो उसको अच्छा लगता है। तो खेलना जो है एक सहज गतिविधि है। उसके बाद है, स्वाभाविक अभिप्रेरक है पुरस्कार, भेंट, नींद, प्रलोभन। तो इसका आंसर बताएं। तो
स्वाभाविक अभिप्रेरक अगर आपको जानना है कि कौन से हो सकते हैं, तो आप एक बात ये ध्यान रखें कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अगर वो पूरी फुलफिल नहीं होगी तो जो इंसान है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। जैसे नींद है, तो नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे भूख है, प्यास है, ये सभी जो है स्वाभाविक अभिप्रेरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नींद। तो इसमें है, निम्न वाक्यांशों को पढ़ने के बाद सही पर निशान लगाएं। खुले खेल के अवसर बच्चों को सृजनात्मक बनाते हैं, तो ये फ्री प्ले है। उसके बाद है, सत्तावादी माहौल प्री स्कूल में बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, या फिर संरचित खेल सामग्री बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक होती है, या प्री स्कूल में सत्तावादी माहौल बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। तो खुले खेल को मुक्त खेल भी कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। तो कौन सा जो सही एक स्टेटमेंट है वो बताना है। तो इसमें जो है प्री स्कूल में सत्तावादी माहौल, कि वहाँ पे जो है बच्चों की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, बच्चों के कोई विचार है उनका कोई महत्व नहीं होगा, खाली जो टीचर कहेगा वैसे चलेगा, तो वहाँ पे नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन जो है कि संरचित खेल जो है, तो वहाँ पे जो है बच्चा एक उससे जो बड़ा इंसान है उसके अंडर में है जो खेलेगा, वो नियमों को फॉलो करेगा जो पहले से बने हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चा जो है कोई सृजनात्मक नहीं बन सकता है। वो क्या है, गेम में पहले ही ऐसे नियम बन गए हैं, तो वो क्या सृजनात्मकता बता के कोई नई चीज़ क्रिएट करेगा, तो वो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है सत्तावादी माहौल, वही है कि ये जहाँ पे केवल जो है टीचर की ही चलेगी, बच्चों का कोई व्यू नहीं होगा, तो नहीं है सेकंड ऑप्शन में। जो थर्ड ऑप्शन है, जो खुले खेल हैं, फ्री प्ले हैं या मुक्त खेल हैं, उसमें बच्चे अपने अकॉर्डिंग खेलते हैं, खुद खेलते हैं, तो वहाँ पे जो है जिज्ञासा के, सृजनात्मकता के अवसर ज़्यादा होते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद है, पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा केंद्र के मूल्यांकन में सम्मिलित है स्वच्छता एवं सफाई का मूल्यांकन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, जगह एवं खेल सामग्री का मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से आंसर बताना है कौन सा होगा पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा केंद्र के मूल्यांकन में। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छता एवं सफाई का मूल्यांकन, ये भी सम्मिलित है, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन ये भी सम्मिलित है, जगह एवं खेल सामग्री का मूल्यांकन ये भी सम्मिलित है। जो ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, ये बताना है। मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, इंद्रिय जनित कामक या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो वो बताना है कि अगर कोई वस्तु है, उसके सामने कोई बॉल है, अगर छुपा ली जाती है तो बच्चा भूल जाता है क्या वो बॉल थी या कुछ था, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ है, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी एज में नहीं होता है। तो ये जो नहीं होता है वो नहीं होता है संवेदी पेशीय या जो फर्स्ट स्टेज है इंद्रिय जनित। लेकिन एक चीज़ और भी है जो ये आ जाता है प्रॉपर, कि बच्चा जो है इस स्टेज के जो है एंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो आ भी जाता है, और नहीं भी होता है वो भी इस स्टेज में होता है, और आ भी जाता है वो भी इस स्टेज में होता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें ऑब्जेक्ट परमानेंस को लेकर। अगर ये क्वेश्चन होता है कि कौन से स्टेज में आता है, तो भी इसका आंसर जो है ये इंद्रिय कामक ही रहेगा, और अगर नहीं होता है तो भी इसका आंसर जो है यही रहेगा। तो ये जो पियाजे ने बताया था संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छे थे क्वेश्चन। तो 30 में से जो भी आपका स्कोर रहा वो ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये क्वेश्चन जो अच्छे लगे हैं, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, और एनटीटी के रिगार्डिंग जो भी सारी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो आपको डेली मिलती रहेंगी ऐसे ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अपने जो भी ओपिनियन है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।